आज हमारा टॉपिक है ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड। यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन दी गई, हाउ टू सोल्व अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ज्योमेट्रिकल और वी कैन से दैट ग्राफिकल मेथड। भाई एक्सरसाइज 3.2 है आज हमारे पास। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं, जिनमें से पहला था ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले तो हमें देखो इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि सबसे पहले हमें अलजेब्रिक इक्वेशन चाहिए कि उसके बाद ही हम उसको ग्राफिकल में कन्वर्ट कर पाएंगे। देखो जैसे पहला जो क्वेश्चन है, हालांकि पूरी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी है, थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि इन 10th क्लास ऑफ एनी स्कूल, भाई कोई भी स्कूल है उसकी जो 10th क्लास है उसमें टोटल 10 स्टूडेंट्स है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। और भाई उस स्कूल के अंदर जो गर्ल्स है उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो कैसे करेंगे? लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, मान लीजिए मैं नंबर ऑफ गर्ल्स एज्यूम कर लेता हूं x एंड लेट नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज मान लीजिए मैंने ले लिए y। क्लियर? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो यहाँ पे दो कंडीशन हमारे पास चलती हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है अभी? टोटल स्टूडेंट कितने? 10 है। अब x गर्ल्स है, y बॉयज है, तो टोटल हो गए 10। तो क्या लिखेंगे हम? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। दैट्स इक्वेशन नंबर 1। अच्छा सेकंड में क्या कह रहे हैं अभी? गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज प्लस 4, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है दैट इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। यानी जो लड़कियां हैं भाई हमारे क्लास में वो लड़कों से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, भाई सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है ये कि जो x है, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स x है, इट इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, या फिर आप इसको x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो भाई इतना ये होता है हमारा अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसा ये? अलजेब्रिकल। अब हमें कैसे निकालना है इसको? ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब दो इक्वेशन है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन की टेबल बनाएंगे। पहले ये ले लिया मैंने x, ये y। अब देखो पहली इक्वेशन में कैसे करना होता है, देखो स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना। x और y है, हम क्या करेंगे? एक बार मैं x को 0 कर देता हूं, एक बार y को। मान लीजिए मैंने x को 0 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? अभी x खत्म हो गया, हमारे पास क्या बच गया? ओनली y इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई? 10 आ गई। अब y को 0 कर दो, y 0 करने का मतलब y खत्म। अब क्या बचा आपके पास? x इक्वल्स टू 10। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा। भाई x को 0 किया, y 10 आ गया, फिर y को 0 किया तो x 10 आ गया। अब सेकंड इक्वेशन में आ जाओ। इसका भी अगर मैं इक्वेशन इसके लिए बनाना चाहूं टेबल, तो क्या बनेगी भाई? x और ये y। पहले मैंने x को 0 किया तो x खत्म हो गया, मेरे पास क्या बचा? माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो भाई x 0, y की वैल्यू आ गई -4। फिर y को 0 कर दो तो y खत्म। क्या बच गया हमारे पास? x इक्वल्स टू 4। आई होप क्लियर होगा। अब देखो कैसे करेंगे इसको। भाई एक ग्राफ लिया मैंने। अब देखो जो वैल्यूज है, मान लीजिए मैं उनको दो के इंटरवल पे ले लेता हूं। 2, 4, 6, 8, 10। ऐसे इधर 2, 4, 6, 8, 10। ग्राफ नोटबुक में आप इनको करेंगे ज्यादा बेटर होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। क्लियर? ये होता है आपका ओरिजिन, वेयर टू एक्सिस कट। भाई दोनों एक्सिस जहां पे कट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। अच्छा ये हो गया आपका, मान लीजिए -2 और ये हो गया आपका -4। इधर 2, 4, 6, 8, 10 है, ऊपर भी आपका 2, 4, 6, 8, 10 है। क्लियर? y की भी एक आध वैल्यू दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो। ये तो आपका -2 ही हो गया, ये हो गया -4। क्लियर? अब देखो क्या कह रहे हैं। पहली इक्वेशन x भी 10 है और y भी 10 है, तो x 10 आपका ये हो गया। क्योंकि देखो जब x 10 है उस टाइम पे y 0 है। y 0 कहां पे होता है? y 0 होता है हमारा x एक्सिस के ऊपर, और x 0 कब होता है? y एक्सिस के ऊपर। क्लियर? तो क्या हुआ भाई? x को मैंने 10 ले लिया, इधर y आपका 10 आ गया। दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया। राइट? उसके बाद फिर कह रहा है x की वैल्यू 4,
और y की वैल्यू -4। तो भाई ये हो गया x4 और ये हो गया y हमारा -4। क्लियर। अब इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। तो इन दोनों को भी मैं इस लाइन से ज्वाइन कर दिया, और जब इस लाइन को मैं आगे प्रोड्यूस करता हूं तो भी ये जाके मिलेगा लगभग यहां पे कहीं। क्लियर। तो जो पॉइंट हमारे पास आया है, इस पॉइंट को बोलते हैं भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइन हमारी कट करती है, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ना स्टूडेंट्स, ये आपका देखो दोनों लाइन के ऊपर है। किसके ऊपर है भैया? दोनों लाइन के ऊपर है। अब अगर ये दोनों लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दोनों लाइन का सॉल्यूशन भी यही होगा। इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो ही वैल्यू होगी हमारी एक्स और वाई की। क्लियर। अब देखो इसको मैं नीचे ला करके एक्स एक्सिस पे मिला देता हूं, लगभग यहां मिल गया, और इधर लाके मैं इसको वाई एक्सिस से मिला देता हूं। आई होप क्लियर होगा आपको। अब देखो ये पॉइंट, अब यहां पे एक्स एक्सिस को कहां पे कट किया इसने? जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को नोट कीजिए। क्या पॉइंट है ये? 7। तो भाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 7। वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? 2 और 4 के बीच में, यानी कि 3। तो ये हो गया आपका 3। क्लियर। तो भी दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक 7 और एक 3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 7 और वाई की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब एक्स क्या था? नंबर ऑफ गर्ल्स। सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई हमारे पास? 7 आ गई। और नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए? 3 आ गए। क्लियर। ये आपका आंसर 7 एंड 3। अच्छा, आंसर को चेक कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करें हमारा आंसर सही है गलत? तो देखो क्या कहा था उसने, टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई? 10। ऐड करो 7 + 3 10 हो रहा है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा क्या कहा था? नंबर ऑफ गर्ल्स एज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। भाई जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 मोर है, यानी उनसे 4 ज्यादा है। तो गर्ल्स कितनी है? 7 है। बॉयज कितने हैं? 3 है। तो दोनों का डिफरेंस चेक करो भाई, 7 - 3 4 होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब आपको कहीं आंसर वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट है। 7 हमारे पास गर्ल्स है और 3 हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज है। आई होप आपको क्लियर होगा, ग्राफ भी क्लियर होगा। चलो एक बार ग्राफ को फिर से रिपीट कर देता हूं कैसे कैसे हमने किया था। देखो स्टूडेंट्स, पहले दो इक्वेशन बनाई, क्योंकि उसने कहा था टोटल स्टूडेंट 10 है, तो x + y = 10। फिर उसने कहा भाई जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से 4 मोर है, तो x = मैंने ले लिया y + 4। y को इस साइड लाइन नेगेटिव हो गया, x - y = 4। दो इक्वेशन आई, मैंने दोनों के लिए टेबल बनाई। एक बार x को 0 किया यानी x खत्म हो गया, तो y = 10 हो गया। फिर y को 0 किया तो y फिनिश, x = 10। क्लियर। सेकंड इक्वेशन का है, पहले मैंने x को 0 किया तो y आपका -4 आ गया, फिर मैंने y को 0 किया तो x आपका 4 आ गया। क्लियर है। अब मैंने इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर लिया। पहला पॉइंट क्या था? देखो जहां पे x 0 और y 10 हो, तो भाई x 0 और y 10 है यहां पर। फिर उसके बाद x 10 और y 0, तो x 10 और y 0, ये दोनों लाइन को मैंने, दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद दूसरी लाइन y की वैल्यू -4 यानी नीचे, x की वैल्यू 4 यानी ये, दोनों को मैंने ज्वाइन किया। दोनों ने जाकर के, अब इस दोनों लाइन जहां पर जिस पॉइंट पर जाकर कट करती है उस पॉइंट को मान लीजिए मैंने नाम दे दिया P। क्लियर। और ये P पॉइंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये ही एक्चुअली में हमारा आंसर है। यहाँ पे जो x और y की वैल्यू है वही हमारी x और y की वैल्यू है, और वही हमारा आंसर है। अब जब हमने इसको x एक्सिस की तरफ बढ़ाया तो x की वैल्यू 7 आ गई भाई, और y की तरफ बढ़ाया तो y की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई 7 और नंबर ऑफ बॉयज हो गई 3। आई थिंक ग्राफ अब आपको क्लियर है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए, देखो कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, वो किस फॉर्म में होती है? ax + by + c = 0 की फॉर्म में। a क्या है? x का कोफिशिएंट। b क्या है? y का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट सारे आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। और c कांस्टेंट है = 0। लेकिन अब मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन, दो लाइन दे दी, तो ऑब्वियसली दो इक्वेशन होंगी। फिर हम उनको कैसे सेपरेट करेंगे? हम उनको लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0। और दूसरी को क्या लिखेंगे? देखो जो फर्स्ट है उसमें abc सभी के साथ मैंने 1 लगा दिया, जो सेकंड है उसमें abc सभी के साथ मैं क्या लगा दूंगा? 2 लगा दूंगा। तो भाई a2x + b2y + c2 =
0। आई होप क्लियर है, राइट। अब आगे देखो, अब देखो क्या कह रहे हैं। नंबर 1, 3 कंडीशन हमारे पास होती है स्टूडेंट्स, हम इनको कंपेयर करेंगे, इनका A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों को निकालेंगे। अब देखो मान लीजिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को मैंने कंपेयर करना शुरू किया और दोनों इक्वल नहीं आए, दोनों इक्वल नहीं आए तो आपको तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, केवल पहले दो को देखो, दोनों अगर इक्वल नहीं है तो बात वहीं पे खत्म। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो आपकी लाइन कैसी होंगी भाई? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है विच कट्स एट अ पॉइंट, जो एक ही पॉइंट के ऊपर कट करें, यानी कि कट एट वन पॉइंट, जो एक ही पॉइंट के ऊपर कट करें भाई उनको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर। और ऐसी लाइंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब इकलौता सॉल्यूशन होगा, केवल एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड, अब मान लीजिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों इक्वल आ गए, तो भाई फिर तीसरा भी देखेंगे और मान लीजिए वो भी इक्वल आ जाता है, यानी तीनों आपके इक्वल हो गए। A1 अपॉन A2 इक्वल टू आ गया, B1 अपॉन B2 इक्वल टू हो गया, C1 अपॉन C2। तो ऐसी लाइंस को हम कहेंगे स्टूडेंट्स को इंसिडेंट लाइंस। क्या कहेंगे? को इंसिडेंट लाइंस। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी कैसी होती है भाई? एक लाइन ये आई, दूसरी यहां से आई, दोनों ने एक पॉइंट के ऊपर कट किया। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के ग्राफ में देखा भी, तो दो लाइन एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही थी। अच्छा, कोइंसिडेंट में क्या होगी? देखो, को प्लस इंसिडेंट। को का मतलब होता है साथ में, को का मतलब क्या होता है भाई? साथ में, अलोंग विद। और इंसिडेंट का मतलब जो एक ही जगह पे इंसिडेंट करे, जो एक ही जगह पे टकराए। तो कोइंसिडेंट लाइंस क्या होंगी आपकी? मान लीजिए एक लाइन आपकी ये, तो दूसरी लाइन इसके बिल्कुल ऊपर होगी भाई। दूसरी लाइन क्या होगी? इसके ऊपर हो गया। नहीं, दोनों लाइन एक दूसरे को इस तरह से कवर कर लेंगी कि आपको देखने में लगेगा वो एक ही लाइन है। क्लियर। तो अगर तीनों इक्वल होते हैं तो, और अब देखो सॉल्यूशन कहां पे होता है? जहां पर दो लाइन कट करती हैं। अब इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या था? लाइनों ने एक जगह पे कट किया था तो एक सॉल्यूशन था, लेकिन यहां तो भाई दोनों लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, यानी हर पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। देखो लाइन के ऊपर जितने पॉइंट आए सभी पॉइंट के ऊपर कट किया, तो इसका मतलब हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन है, कोई काउंटिंग ही नहीं है भाई, इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्लियर। थर्ड केस, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, भाई ये दोनों इक्वल हो गए। अब इक्वल हो गए तो तीसरा देखना पड़ेगा। वो मान लीजिए इक्वल नहीं आया, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू आ गया B1 अपॉन B2, लेकिन ये इक्वल नहीं आया C1 अपॉन C2 के। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं भाई? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होती है? जैसे रेल की पटरियां, जैसे रेल की पटरियां। भाई जो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल चलें, जो कभी भी कट ना करें, लेकिन उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना भाई, वो चाहे आप कहीं भी मेजर कर लो, हर जगह पे क्या होगी? इक्वल होगी। क्लियर। दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस हर जगह पे क्या होगी? इक्वल होगी। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और जब एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और मान लीजिए अगर उसका एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है, मेन चीज है, चाहे वो एक हो या इनफाइनाइट हो। क्लियर। तो उन दोनों केस में ही आपके पास कंसिस्टेंट सिस्टम कहा जाएगा। क्लियर। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। आई होप क्लियर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, अब मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, हालांकि आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज या क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th तीनों भी जो मैंने आपको अभी टेबल नोट कराई है उसी के बेस पे होने हैं। तो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं अलग अलग, तो हम तीनों को देखते हैं इनमें क्या क्या पॉसिबिलिटी। क्लियर। देखो इसका मैं अगर A1 अपॉन A2 निकालू भाई, इसमें A1 अपॉन A2 आपका क्या है? 3 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 क्या है? 2 अपॉन -3। क्लियर। देखो A1 हो गया 3, A2 हो गया 2, B1 हो गया 2, B2 हो गया -3। अब देखो यहाँ पे क्या है? 3 अपॉन 2, यहाँ पे क्या है? 2 अपॉन -3। ऑब्वियसली दोनों क्या दोनों इक्वल है? देखो एक बार 3 के अपॉन में 2 है, एक बार 2 के अपॉन 3 है। ऑब्वियसली दोनों इक्वल नहीं है, और आपको इतना भी देखने की जरूरत नहीं है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते। तो हम कहेंगे भाई A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इक्वल नहीं है ना। कौन सा केस बन गया? पहला केस। क्या होता था? लाइन कैसी है भाई?
इंटरसेक्टिंग। कैसी लाइन है हमारी? इंटरसेक्टिंग लाइन है। सॉल्यूशन कितने हैं? यूनिक सॉल्यूशन है। और सिस्टम कैसा है भी? कंसिस्टेंट सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? कंसिस्टेंट है। क्लियर है? सेकंड देखो, A1 अपॉन A2। भाई इन दोनों के आगे कुछ भी नहीं है, मैं 1 1 लिख देता हूं। क्लियर है? तो A1 क्या है भी? 1 और A2 क्या है? 3। तो A1 अपॉन A2 आ गया 1 अपॉन 3। अच्छा, B1 अपॉन B2 ये क्या भी? -1 अपॉन -3। तो भी माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि ये भी क्या आ गया हमारा? 1 अपॉन 3। अच्छा, C1 अपॉन C2 ये क्या है भी? 8 अपॉन 16। क्या है? 8 अपॉन 16। अब अगर मैं इसको कैंसिल करूं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, क्या आ गया? 1/2। तो क्या क्या आया भाई यहाँ पे देखो, A1 अपॉन A2 यानी 1/3, B1 अपॉन B2 ये भी 1/3 और C1 अपॉन C2 ये क्या है भी? 1/2। तो यानी A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 इनके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? दो चीजें तो इक्वल है लेकिन तीसरा नहीं है। तो कैसी लाइन हो गई हमारे पास? ये पैरेलल लाइंस हो गई। कैसी लाइन हो गई भी? पैरेलल लाइन हो गई। सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो नो सॉल्यूशन। और पेयर कैसा है? इनकंसिस्टेंट। कैसा है भी? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? अब थर्ड में आओ, A1 अपॉन A2 क्या है भी? 9 अपॉन 18। सोल्व करेंगे 1/2। B1 अपॉन B2 3/6। सोल्व करेंगे 1/2। और C1 अपॉन C2 12 अपॉन 24। सोल्व करेंगे 1/2। क्लियर? क्या तीनों इक्वल है? देखो 1/2 1/2 1/2 तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। तीनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या क्या हमारे पास? कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी लाइन है भाई? कोइंसिडेंट लाइन है। सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और सिस्टम ऑफ पेयर कंसिस्टेंट। कैसा भी? कंसिस्टेंट। अच्छा, एक चीज और, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो देखो ये 12 और 24 इक्वल टू के इस साइड है लेफ्ट में और इन दोनों में उस साइड है। तो स्टूडेंट इस चीज से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चाहे ये कहीं पे भी हो, आप सी को वहीं पे लिख सकते हैं। क्लियर? सी का मतलब कांस्टेंट टर्म से आप चाहे उस साइड ले लें या इस साइड ले लें, लेकिन हाँ दोनों में या तो राइट साइड में ही हो या दोनों इक्वेशन में ही लेफ्ट साइड में हो। क्लियर? तो ये था भी आपका डिटेल। तो एक बार आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो क्या है आपके पास? कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है भाई, ठीक है, और उसका हाफ द पेरीमीटर मतलब सेमी पेरीमीटर कितना है? 36। अब पेरीमीटर क्या होता है भाई किसी भी रेक्टेंगल का? ये कोई भी शेप हो, पेरीमीटर का मतलब होता है उसके चारों तरफ आपके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस। भाई आप उसके एक एंड से शुरू करें और पूरा घूम के यहाँ पे आ जाए, जितना आप चले वो होता है उसका पेरीमीटर। क्लियर? तो देखो अगर मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करूं भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करूं तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है भाई? आप यहां से यहां तक जाएंगे, लेंथ है, ये ब्रेड्थ, फिर ये लेंथ, फिर ब्रेड्थ, यानी आपने 2 लेंथ कवर की और 2 की आपने ब्रेड्थ कवर। तो क्या होता है? 2L प्लस 2B। तो 2 को कॉमन ले लीजिए, L प्लस B, यही फार्मूला होता है आपका। कितना दे रखा है? हाफ द पेरीमीटर इज 36। कह रहा है हाफ पेरीमीटर। देखो भाई ये क्या है आपका? पूरा पेरीमीटर है 2 × L प्लस B। हाफ पेरीमीटर क्या होगा? यानी कि सेमी पेरीमीटर में इसको लिख सकता हूं, सेमी पेरीमीटर यानी कि S से लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा हाफ। तो 2 × L प्लस B अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो भी आपके पास आ गया L प्लस B इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड बोल रहा है लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है वो क्या है भाई? इसकी ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है। तो L इज इक्वल टू B प्लस 4 है ही। तो B को अगर मैं इस साइड ले आऊं तो भाई L माइनस B इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप कहोगे सर L और B में आ गई इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, आप LB में लेके करना चाहे LB में ले लीजिए, वरना आप X और Y में भी लिख सकते हैं। भाई मैं ऐसे भी लिख सकता हूं उसको, लेंथ इज X एंड ब्रेड्थ इज Y। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी भाई X प्लस Y इक्वल्स टू 36
और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। क्लियर? अब आप इनका ग्राफ खुद से प्लॉट करेंगे, क्योंकि देखो ग्राफ की प्रैक्टिस मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में भी एक या दो क्वेश्चन मैंने शायद कराए थे आपको ग्राफ से, और एक क्वेश्चन आज इस वीडियो में आपको बता चुका हूं ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। एल्जेब्रिक इक्वेशन मैंने आपको रेडी करके दे दी है, अब ग्राफ आप खुद इसका प्लॉट करेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो इसमें क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन दी गई है, और अब देखो क्या कह रहा है इसमें आपकी सारी नॉलेज का टेस्ट होगा स्टूडेंट्स। बेशक आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हैं। कह रहा है इक्वेशन आपको दे दी गई है, ठीक है। अब आपको एक और इक्वेशन बनानी है जो इसके क्या हो, इंटरसेक्ट हो। मतलब कि एक इक्वेशन और है भाई, दोनों की कंडीशन क्या आनी चाहिए, फिर इंटरसेक्टिंग क्या आनी चाहिए। क्लियर? फिर उसके बाद एक और इक्वेशन लेनी है, वो इसकी पैरेलल होनी चाहिए। फिर एक और लेनी है तीसरी, वो इसके साथ कोइंसिडेंट करनी चाहिए। क्लियर? तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से करना चाहिए, एक बार करके देखिए। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या थी भाई, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 और b1 तो हमारे पास है 2 और 3। तो भाई ऐसा करते हैं, देखो ये 2 है ये 3 है, तो इक्वेशन कुछ ऐसी ले लेते हैं कि उसमें भी a2 और b2 दोनों इस तरह से आए कि इनका रेशियो सेम ना बने। जैसे मान लीजिए मैंने ले ली 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0 लिख लो, बेशक से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या आएगा, 2 अपॉन 3। क्या है भाई, 2 अपॉन 3। दूसरा क्या आएगा, 3 अपॉन 4। ऑब्वियसली दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब क्या होगा, लाइन कैसे इंटरसेक्टिंग है। क्लियर? देखो आपको एक चीज याद रखनी है, जो 2 और 3 है ना, इनके मल्टीपल में मत लो भाई। मल्टीपल का मतलब जैसे इनका डबल मत करो या ट्रिपल मत करो, बाकी चाहे कुछ भी लिख दो, हमेशा इंटरसेक्ट करेगी। जो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गई ना, जैसे 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 आ गया। जैसे मैं नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में बता रहा हूं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है भाई, उनमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों क्या होने चाहिए, सॉरी a1 a2 और b1 b2 दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन c1 c2 इक्वल नहीं होने चाहिए, है ना। a1 a2 और b1 b2 इक्वल होने चाहिए ना। तो बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, मान लीजिए इन दोनों को मैं डबल कर देता हूं भाई, 2 2 जा 4x हो गया और 3 2 जा 6y हो गया। अब मान लीजिए मैं 8 का भी 2 कर देता हूं, 8 2 जा क्या होगा, 16 होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे -16 लिख दिया तो क्या होगा भाई, अब देखो 2 2 जा 4 है यानी 1/2 आएगा, 3 2 जा 6 है यहां भी 1/2 आएगा, 8 2 जा 16 यहां भी 1/2 आएगा। तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए भाई। तीनों इक्वल हो गए, फिर तो कोइंसिडेंट का केस बन गया ना। इसका केस बन गया, ये कोइंसिडेंट का केस बन गया। या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 जा 6 है, 3 3 जा 9y और 3 8 जा 24। तो कोइंसिडेंट के केस हो गए। पैरेलल कैसे करें, पैरेलल में क्या होता है भाई, a1 और a2 तो इक्वल होते हैं, सॉरी a1 a2 और b1 b2 तो इक्वल होते हैं, लेकिन c1 c2 इक्वल नहीं होता। तो इक्वल कौन कर रहा है, 16 तो इक्वल कर रहा है भाई, इसमें तो आप चेंज कर नहीं सकते। यहां पे क्या करूं, 16 को हटा दो, 16 को हटा करके उसकी जगह पे कुछ भी लिख दो भाई, लाइक 15 लिख दिया, हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखो 2 क्या आएगा, 2 अपॉन 4 आएगा, 3 अपॉन 6 आएगा और 8 अपॉन में 15 आएगा। माइनस में आएंगे तो मैं कैंसिल हो जाएगा। ये सोल्व होके 1/2 आ गया, ये सोल्व होके 1/2 आ गया। ये आपका 1/2 नहीं आया, नहीं आया मतलब लाइन कैसे हो गई, पैरेलल हो गई। तो 16 को छोड़ करके आप कुछ भी लिख दो यार, 15 14 13 या 17 18 20 कुछ भी लिख दो, मतलब इसके रेशियो सी का इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसके अलावा बहुत सारी प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, लाइक भी नहीं करते तुम लोग, लाइक बहुत कम रहते हैं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।